नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है वक्त का पलटवार। ममता जी ने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी को छूते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिर्च इतनी ज़्यादा थी कि पहला निवाला लेते ही उनका गला जलने लगा। उन्होंने पानी पिया, फिर दोबारा कोशिश की, पर मिर्च ने जैसे मुंह में आग लगा दी थी। वह धीरे से बड़बड़ाई, हे भगवान, ये तो खाया ही नहीं जा रहा। उन्होंने सोचा शायद किसी गलती से ज़्यादा मिर्च पड़ गई होगी और सब्जी को एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप बची हुई रोटी को सूखी ही खाने लगी। तभी पीछे से रीना की तेज आवाज़ गूंजी, अरे बुढ़िया, ये क्या है? तेरा खाना अब तक पड़ा है? तुझे फ्री का मिलता है क्या? इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, इस पर तेरे नखरे ख़त्म नहीं होते। राजा महाराजा की तरह नखरे दिखा रही है। चुपचाप से पूरा खाना खा, नहीं तो। धूप अपने आखिरी पड़ाव पर थी और आंगन के कोने में रखी चौकी पर ममता जी का झूरीदार चेहरा मुलायम सी रोशनी में चमक रहा था। आंखें खाली थी। ममता जी, जिसने बचपन से ही बेटा पोता दोनों के बीच प्यार की कड़ी बूंद रही थी, आज भी शाम की चाय बनाती हुई और चौकी पर बैठकर अपने पोते आरव को कहानी सुनाती। आरव 14 साल का था। कंधे पर स्कूली बैग, आंखों में शरारत और चेहरे पर दादी की गोद की मोहब्बत। रोज की तरह आज भी आरव दादी के पास आकर बैठ गया। ममता जी, जिनका चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, अचानक से उसके आने से खुश हो गया। उन्होंने उसका माथा सहलाया और बोली, आज स्कूल में क्या हुआ बेटा? आरव ने हंसकर कहा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ दादी। पता है, मैंने फिर से टेस्ट में फुल स्कोर किए। टीचर ने भी कॉम्प्लीमेंट किया और वह स्कूल में हुई सारी बातें अपनी दादी को बताने लगा। सब कुछ सुनते हुए ममता देवी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन वही दूर खड़ी आरव की माँ अपने बेटे को ममता जी से चिपकते देखकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। घर का सुकून कुछ दिनों से कहीं खो सा गया था। आरव की माँ रीना और पिता सुमीत के बीच अक्सर बार बार लड़ाई हो जाती थी। उन्हीं तकरारों ने घर का माहौल बदल दिया था, जिससे रीना अक्सर परेशान रहती। उसकी जुबान तीखी हो चली थी और वह अपना चिड़चिड़ापन सास पर निकाल देती थी और वह छोटी छोटी बातों पर ममता जी को टोका टाकी करती थी। ममता जी तो बहू को परेशान देखकर चुप रहती, पर आरव महसूस कर लेता कि दादी का मन उदास है, जिससे वह अपनी माँ को उन्हें कुछ बोलने से रोक देता। वह पति पत्नी का इकलौता बेटा था। ऐसा नहीं था वह और बच्चा नहीं करना चाहती थी, लेकिन रीना अब माँ नहीं बन सकती थी। जब आरव पैदा हुआ था तो कुछ कम्प्लीमेंट्स की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़ा था, जिससे वह अब वापस से माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन अपने बेटे को ऐसे ममता जी से चिपकते देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने मन में कहा, ऐसे तो यह मेरे बेटे को पूरी तरीके से अपने बस में कर लेंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वह अपने बेटे से प्यार करती थी, इसीलिए वह उसे डांट या मार नहीं सकती थी।
जिससे वह आरव के सामने कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन पीठ पीछे बहुत सुनाती। ऐसे ही एक दिन दोपहर का वक्त था। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। ममता जी आंगन के कोने में अपनी पुरानी चौकी पर बैठी थी। उनके सामने एक पुराना स्टील का टिफ़िन रखा था, जिसमें रीना ने खाने के लिए सब्जी दी थी, पर उस सब्जी से तेज लाल मिर्च की गंध उठ रही थी। ममता जी ने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी को छूते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिर्च इतनी ज़्यादा थी कि पहला निवाला लेते ही उनका गला जलने लगा। उन्होंने पानी पिया, फिर दोबारा कोशिश की, पर मिर्च ने जैसे मुंह में आग लगा दी थी। वह धीरे से बड़बड़ाई, हे भगवान, ये तो खाया ही नहीं जा रहा। उन्होंने सोचा शायद किसी गलती से ज़्यादा मिर्च पड़ गई होगी और सब्जी को एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप बची हुई रोटी को सूखी ही खाने लगी। तभी पीछे से रीना की तेज आवाज़ गूंजी, अरे बुढ़िया, ये क्या है? तेरा खाना अब तक पड़ा है? तुझे फ्री का मिलता है क्या? इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, इस पर तेरे नखरे ख़त्म नहीं होते। राजा महाराजा की तरह नखरे दिखा रही है। चुपचाप से पूरा खाना खा। ममता जी सकपका कर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, बेटी, वो उसमें बहुत मिर्ची थी। मैंने कोशिश की पर खा नहीं पाई। रीना ने तिल मिलाते हुए कहा, मिर्ची थी या तेरा बहाना था? अब हम तेरे लिए होटल का खाना मंगवाएं क्या? तेरे जैसे लोगों को तो मेहनत करनी चाहिए, ना कि हर चीज़ में नुक्स निकालना। एक तो दिन भर बैठी रहती है और खाती रहती है, ऊपर से तेरे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। ममता जी की आंखें भर आई। वो बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही बेटी, सच में बहुत तीखी थी सब्जी। रीना ने ताना कसते हुए कहा, हाँ हाँ, सब बहाने हैं तेरे। न काम करना है न खाना है, बस दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना है। आजकल की बूढ़ियाँ भी नाटक कम नहीं करती। इतना बोलते बोलते वो सब्जी का टिफ़िन ज़मीन पर पटकने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीना ने पलटकर देखा, सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज़ में कँपकँपी, बस मम्मी, अब और नहीं। आप दादी से ऐसे बात नहीं करेंगी। रीना चौंक गई, क्या मतलब? मैं अपनी सास से बात भी नहीं कर सकती? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, बात कर सकती है, लेकिन अपमान नहीं। सब्जी आपने बनाई थी, उसमें आपने मिर्ची डाली थी, और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद किचन में देखा था। रीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पर वह बोली, तू अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करेगा तो क्या इस नाटकबाज बूढ़ी औरत की बात मानेगा? आरव का सब्र जवाब दे गया। उसने धीरे धीरे कहा, यह बूढ़ी औरत नहीं, मेरी दादी है, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने इस घर को बनाया। अगर आप फिर कभी इनसे ऊंची आवाज़ में बात करेंगी तो मैं खुद इस घर में नहीं रहूँगा। पूरा कमरा खामोश हो गया। रीना ने नीचे देखा, होंठ भींचे और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। ममता जी की आंखों से अब आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दर्द से ज़्यादा सुकून था। उन्होंने आरव का हाथ थामा और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, मुझे लगा अब कोई नहीं बोलेगा,
मेरे लिए, लेकिन तूने फिर से वो बात साबित कर दी कि इंसान के अपने कभी पराये नहीं होते। आरव झुक कर उनके पैर छूता है और बोलता है, दादी मैं हूँ ना आपके साथ, आप रोइए मत, मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले दिन आरव ने खाना नहीं खाया, जिससे रीना परेशान हो गई। उसने अपने बेटे को समझाया और बोला, अब से नहीं होगा। लेकिन आरव अपनी माँ से नाराज था। ममता जी ने साफ देखा कि हर बार रीना की अपने पति नोक-झोंक के बाद उनका बेटा कुछ न कुछ बहाना बनाकर खाना छोड़ देता था। वही आरव भी खाना नहीं खा रहा था। दादी का मन टूट गया। उसने आरव को अपने पास बुलाकर गोद में ले लिया और कहा, बेटा कभी किसी की गलती के कारण अपना पेट खाली मत रखना। खाना भगवान का दिया है और खाना छोड़ने से तन भी कमज़ोर होता है और मन भी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन खाना छोड़ना बहुत गलत बात है। जिससे आरव ने बात मानकर खाना खाया। लेकिन रीना ने यह सब देखा तो उसे झटका लगा। वो समझ गई कि ऐसे तो उसका बेटा उससे भी दूर हो जाएगा। उसे कुछ तो करना होगा। कुछ दिनों के लिए उसने अपना व्यवहार बदलने का नाटक किया। नम्रता से बात की, मुस्कान दिखाई, घर में सुकून बनने की कोशिश की। परिवार में थोड़ी राहत आई, पर दादी की आंखों में शंका कम नहीं हुई। उन्हें पता था कि यह बदलाव कितना टिकेगा। फिर एक दिन रीना ने सख्त स्वर में पति से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है अपने बेटे के बारे में। तुम अपने काम काज में बिजी रहते हो। यहाँ पर भी सही स्कूल नहीं है। आरव पढ़ने में होशियार है। उसे अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। आरव के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। मैं सोचती हूँ कि उसे कुछ दिनों के लिए मम्मी के पास मुंबई भेज दूँ। वहाँ से पढ़ाई सही होगी, माहौल भी अलग होगा। पति ने पहले मन से इनकार कर दिया। बेटा अभी छोटा है, वहाँ अकेले किस तरह रहेगा? उसने कहा। रीना ने दबाव बनाया, कहती रही कि यह उनके रिश्ते और घर की स्थिति दोनों के लिए अच्छा होगा। घर की बातें बढ़ने लगी। आखिर आरव का नाम लिया गया। जब आरव को यह बात पता चली तो उसके चेहरे पर शहर छोड़ने का डर साफ झलक उठा। गांव, दादी की गोद, रोज की बातें सब पीछे छूट जाती। उसने कहा, माँ मैं नहीं जाऊँगा, मेरा घर यहाँ है, दादी यहाँ है। खास बात यह थी कि आरव ने अपनी दादी की आंखों में डर देखा था। दादी को उसका साथ छोड़ना अच्छा नहीं लगता था, पर उन्होंने अपने पोते की भलाई सोची। उस रात दादी ने आरव को गोद में लेकर कहा, बेटा जीवन में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो पहले मुश्किल लगते हैं पर बाद में फ़ायदा देते हैं। नहीं तो तुम एक दिन पछताओगे कि मौका हाथ से निकल गया। इसीलिए जाओ, अपने भविष्य के लिए मेहनत करो। फिर तुम मुझे भी तो अपने साथ बाहर घुमा सकते हो। आरव ने दादी की बात सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत रोया। उस दिन उसके दिल में फिर भी घुटन थी। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई और आंसुओं भरे स्वर में कहा, तुम्हें किसी के दबाव से नहीं जाना है, बल्कि अपनी तरक्की के लिए जाओ। मम्मी ने जो सोचा है उसे मौका देना चाहिए। पर मैं वादा करती हूँ, हर दिन फ़ोन पर बात करूँगी
और जब भी छुट्टी होगी मैं तुम्हारे पास आऊँगी, तुम हिम्मत रखना। दादी की आंखों का प्यार और धैर्य आरव पर भारी पड़ गया। उसने धीरे धीरे माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा, पर बस आप दादी का पूरा ख्याल रखेंगी, वरना मैं सब छोड़कर वापस आ जाऊँगा। दादी ने जो कहा वही सही करूँगा मैं। रीना को पहले बहुत जलन हुई, लेकिन रीना ने यह सुनकर सांस छोड़ी। शायद उसके दिल में थोड़ी नरमी आई। उसने पति से कहा, मैं जानती हूँ तुम सोचते हो कि यह कठोर कदम है, पर आरव के भविष्य के लिए यह जरूरी है। पति ने आंखों में चिंता लिए बोला, ठीक है, हम कल टिकट बुक कर लेते हैं। अगली सुबह दादी ने आरव को सुविचारों से भर कर भेजा। जब स्टेशन पर आशीर्वाद देने आई तो आंखों में रोशनी थी, पर होठों पर मुस्कान। उसने आरव के माथे पर हाथ रख कर कहा, जाओ बेटा, सीखो, पढ़ो, घर का हर कोना तुम्हें याद करेगा, पर याद रखना दादी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आरव ने दादी का हाथ चूमा और बोला, मैं जल्दी वापस आकर आपको गले लगाऊंगा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जा और अपना ध्यान रखना। और इस तरह आरव अपने बैग के साथ मुंबई के लिए चला गया। दादी की आंखों में आंसू, पर चेहरे पर गर्व। दादी ने जानना था कि कभी कभी किसी के भले के लिए उसे खुद अपने भावों को सहना पड़ता है, और सच्चा प्यार ज़रूरत पड़ने पर दूर से ही राह दिखा देता है। जैसे ही आरव मुंबई के लिए रवाना हुआ, घर का रंग रूप बदल गया था। पहले जो थोड़ी बहुत नरमी और सम्मान था, वह धीरे धीरे मिटने लगा। अब दादी के दिन उसी तरह बीतते जैसे किसी पुराने पेड़ की पत्तियां गिरती है। धीरे धीरे अनदेखी में सुबह के 3 बजते ही बहू रीना उठकर अचानक दादी के कमरे में घुस आती। दादी अभी आधी नींद में होती। उम्र के साथ उनकी घड़ी भी बदल गई थी। उन्हें देर तक सोने की ज़रूरत होती थी, पर रीना के कदम से दादी की आंख खुल जाती। रीना गुस्से में चीख कर कहती, अरे बुढ़िया, उठ भी जा, सुबह के 3 बज गए, अभी तक तेरा सोना खत्म नहीं हुआ। बहुत आराम कर लिया, अब काम कर। ऐसे ही बैठे रहोगी क्या? घर में काम तो करो, हमको सब कुछ अकेले ही देखना पड़ता है। ममता जी धीरे धीरे उठकर बैठती, आंखों में थकान, आवाज में मृदुला। बेटा, थोड़ी देर और सोना था, पेट में दर्द भी है। पर रीना को उस नरमी पर गुस्सा आता। वह उठते ही पानी का गिलास लेती और ममता जी के चेहरे पर पानी झोंक देती और कठोरता से बोली, उठ जाओ, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द, इसके बहाने मत दिया करो, तंग करके रख दिया है मुझे। ममता जी की आंखें नम हो जाती, पर वह कुछ कह नहीं पाती। फिर रीना का ताना तानी शुरू हो जाता, तूने कभी इस घर के लिए कुछ किया? सारा काम थू थू करके बैठी रहती थी। अगर तू काम नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, इसीलिए उठो और सारा काम करो। मैं जब उठूं सारा काम तब तक हो जाना चाहिए। और वह गुस्से से बोलकर वहाँ से खुद सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। ममता जी आंखों में नमी लिए भगवान को याद करती रह गई।
उस दिन के बाद पूरे दिन ममता जी चुपचाप काम करती रहती। झाड़ू पोछा, रोटी सेकना, कपड़े धोना। बीच बीच में बैठकर थोड़ी सांस लेती तो रीना फिर से आकर चिल्ला देती, और कितनी बार बैठोगी, चलो काम करो। जब देखो तब बैठ जाती हो। उनका अपना बेटा सुमित सब कुछ मानसिक रूप से देखता। ममता जी के अधूरे अधूरे आंसुओं को, ठुकराए गए चेहरों को, पर वह कुछ भी नहीं बोलता। बहू के सामने उसकी भी आवाज़ दब जाती है। कभी कभी वह अपनी माँ को देखता तो रीना तुरंत काट देती, तुझे क्या हुआ, बड़ी दया आ रही है तुम्हें? लेकिन यह घर मेरे पैसों से चलता है। तुम तो 15,000 कमाते हो, लेकिन मैं 20,000 कमा कर घर चलाती हूँ। इसीलिए पहले बता रही हूँ, मैं अकेले काम नहीं करने वाली। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसीलिए इसे यहाँ रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। अच्छा होता उस बुढ़े के साथ यह भी मर जाती, लेकिन इसे तो हमारी छाती पर मूंग दलनी थी। यह सुनकर सुमित फिर चुप हो जाता। दिन गुजरते गए। ममता जी अब खाना कम ही खाती, या बोलूं उन्हें कम दिया जाता। वो भी बासी, लेकिन ज़्यादा खराब खाना खाया नहीं जाता तो बहाना बनाकर कह देती कि पेट ठीक नहीं है, ताकि बहू की नोक झोंक से बच सके। पर रीना की नज़रें हर बार उनके खाली बर्तन व नर्म चेहरों पर टिक जाती और वह ज़ोर से कह देती, तुम्हारे इस तरह के नाटक से सारा घर परेशान है। अगर तुमने आज ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ममता जी का दिल टूट जाता। उनकी पीठ सीधी नहीं रहती, पर काम करने से भी वे नहीं चूकती। वे सोचती बेटा तो है, पर उसकी हिम्मत बहू के सामने नहीं। और पोता दूर है जो हर दुख में उनका साथ देता था। रात में जब घर सन होता तो दादी आंगन में अकेले बैठकर रोती हुई जुबान से कहती, हे राम, मैं इन्हें क्या समझाऊं? मेरा सिर झुक गया है पर मन नहीं टूटेगा। और इसी तरह दिन प्रतिदिन उनका दुख बढ़ा। छोटे छोटे अपमान, हर रोज़ की कोरी ताने और घर के कामों की थकान, पर दादी की आंखों में हमेशा एक उम्मीद रहती कि शायद किसी दिन बेटा अपनी हिम्मत दिखाएगा या पोता लौटकर माँ बाप का सम्मान सिखा देगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए और घर में जैसे कोई ठंडी सी हवा बैठ गई। पहले जो आंगन में हल्की सी रौनक हुआ करती थी, अब वही कोना सूना सा रहने लगा। समय ने धीरे धीरे अजीब मोड़ लिया और सबसे बुरा असर ममता जी पर पड़ा। शुरुआत में तो सुमित बस चुपचाप बैठ जाता था, पर धीरे धीरे शराब ने उसके दिल की आवाज़ दबा दी। अब शाम होते ही उसकी चाल बिगड़ जाती, हाथ कांपने लगते, बोल तीखे और नियंत्रण से बाहर। एक दिन बहुत ज़्यादा शराब पी ली और घर आया तो उसे देखकर ममता जी ने कहा, बेटा इतनी शराब पीना सही नहीं होता, क्यों यह जहर पीते हो? लेकिन यह सुनते ही सुमित का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। उन्होंने धक्का देते हुए कहा, तू बुढ़िया मुझे मत सिखा, समझी कि क्या सही है क्या नहीं। मैं कुछ भी करूं, बीच में बोलने वाली तू होती कौन है? तूने माँ होकर किया ही क्या है? बस जिंदा रहकर मुझ पर बोझ बन कर बैठी है। ममता जी यह सुनते ही दंग रह गई। उन्हें जैसे कोई झटका लगा हो। उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या यही संस्कार दिए थे उन्होंने अपने इस बेटे को कि एक दिन वह ऐसे आकर उनसे इतनी गलत तरीके से बात करे? उन्हें जैसे अपनी परवरिश पर शर्म आने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे, पर सुमित चुप नहीं हुआ
और वह सुनाया। सुबह जब होश आया उसे अफसोस हुआ, लेकिन माफ़ी अभी मांग सका। और देखते ही देखते जैसे उसकी भी आदत पड़ गई अपना सारा गुस्सा अपनी बूढ़ी माँ पर निकालने का। वह कभी कभी बूढ़ी माँ का हाथ धड़का कर झकझोर देता, कभी बेबुरा सा गालियाँ दे देता। और रीना जो पहले सिर्फ तानों से काम चलाती थी, अब खुलकर तानाशाही करने लगी। एक छोटी सी गलती पर वह सारा गुस्सा निकाल देती। तेरे जमाने के लोग बस बैठने के लिए बने हैं, काम करना नहीं आता तुम्हें? अरे उठ काम कर, तेरे कमर का दर्द तो बना ही रहेगा। अगर दादी कुछ समझाती तो रीना तुरंत कड़क कर उठ खड़ी होती। चुप रह, ज़्यादा तानाशाही करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से घर में रहने दे। बहुत बड़ी बात है, अब तेरी किसी को ज़रूरत नहीं। घर में छोटे छोटे कारण अब बहस के बहाने बन गए थे। थाली में नमक ज़्यादा हुआ, तकरार। बर्तन साफ नहीं, कोरा आरोप। कभी दादी ने चाय बनाते समय चाय का कप गिरा दिया तो रीना ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने जानबूझकर किया हो। उसने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया। ममता जी के माथे पर चोट आ गई, लेकिन रीना तो बस सुनाए जा रही थी। सुमित भी उसका साथ देता, अब वह भी माँ के खिलाफ खड़ा हो गया था। शराब की प्रताड़ना उसे ऐसा बोलने पर मजबूर कर देती थी कि ममता का मन गिरता चला गया। ये तेरी औकात नहीं माँ, तू बोलना बंद कर दे, तू चली जा इस घर से। उनकी आवाज़ में पहले का बेटा नहीं, कोई कठोर आदमी था जो अपनी माँ की कोमलता को अब कमजोरी समझ बैठा था। ममता जी धीरे धीरे और भी अकेली पड़ गई। वे दिन में काम कर 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 थक जाती और रात में एक कोने में बैठकर सूनापन सहती। कभी बीमार हो जाती तो कोई पूछने तक नहीं आता, और बहू भी कोई रहम नहीं दिखाती और काम करवाती रहती। पड़ोस वाले भी अब इस घर की चीख चीख और बहसें सुनने लगे थे। कुछ लोग कहते, देखो ममता जी का क्या हाल है, पर ज़्यादातर लोग दबे पांव बात बदल लेते। कोई सीधी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। आरव दूर मुंबई में था, वह कुछ जानता था पर न के बराबर। हर बार फ़ोन करता लेकिन बात नहीं हो पाती। ममता जी भी रोती रहती, बस सोचती कब तक सहूँ, कब कोई मेरा हाथ थामेगा। आखिर क्यों वह मुझे अकेले छोड़ गए, लेकिन जाती भी तो कहाँ। एक दिन रात का एक दुख भरा सन्नाटा घर पर छाया हुआ था। दीवारों पर रात की पीली रोशनी छाई हुई थी और आंगन में दूर दूर से कुछ कुत्तों की भौंकती आवाज़ आती रही। ममता देवी अपने कमरे की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में पुरानी रुमाल, आंखें थकी हुई पर दिल बेचैन था। उसकी बहू आरव से बात कर रही थी, लेकिन ममता जी से बात करने की बोलने पर बीमार का बहाना बता रही थी, जिससे उनका दिल भर आया। एक शाम आरव का कॉल फिर आया और उसने जिद ठान ली कि उसकी दादी से बात नहीं हुई तो वह घर आ जाएगा। धमकी सुनकर रीना ने फ़ोन को म्यूट करके ममता जी से कहा, अगर तूने कुछ भी गलत कहा और तेरी वजह से वह सही से नहीं पढ़ पाया तो वह अच्छा नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ कर बोलना, समझी तू? और फ़ोन स्पीकर पर रख कर उसे दे दिया। वहीं ममता जी का दिल भर आया। उन्हें जैसे आरव की आवाज़ सुनकर राहत मिली हो। दादी, आप सही हैं ना? कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ में बचपन की मीठी चिंता अब भी थी, लेकिन मर्म गहरा था। दादी, मैंने क्लास ख़त्म कर ली है। फ़ोन आप उठाती क्यों नहीं? क्या हाल है वहाँ? आप कैसी हैं? सही से रहती हैं ना? उसके इतने सवाल सुनकर ममता जी का दिल भर आया, लेकिन आरव परेशान ना हो इसीलिए उन्होंने बड़े ही प्यार से बात की और झूठ बोला कि वह ठीक है। उन्होंने कांपती उंगलियों से मोबाइल अपने कान के पास रखा हुआ था। 5 मिनट तक आरव बहुत बोला,
तभी उसकी माँ ने फ़ोन लेते हुए कहा, बेटा दादी को आराम करना है, फिर आप बात कर लेना। और उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते हुए रीना ने गुस्से से कहा, इतना फ़ोन क्या करता है वह? आज के बाद बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसने दादी के कान में कड़क कर कहा और फ़ोन पकड़कर खुद ही बात काटने की कोशिश की। दादी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा। पर रीना ने उस पर पानी फेरते हुए कहा, ठंडी तंज भरी आवाज़ में, मुझे आपका कुछ भी नहीं सुनना है। पता नहीं कब जाएंगी आप इस घर से। इतनी बातों से घर का टाइम खराब कर रही है। दादी का मन जैसे धीमी आग में जलने लगा। रीना सुनाती और वहाँ से चली गई। ममता जी कमरे में अकेली बैठकर बहुत रोई। रोना अब उनके लिए दर्द कम कर देता। वो रोना एक शौक सा बन गया था जो दिन रात उनके साथ रहता। हर आंसू में एक सिसकी थी कि बेटा दूर है और वह साथ नहीं दे सकता। पर सबसे ज़्यादा दर्द उस ताने का था जो रीना ने कहा था, कब मर जाएगी यह बुढ़िया। यह शब्द जैसे जहर बनकर दिल में उतर गए थे। भूला भटका सा मन, ममता जी ने सोच लिया, जो भी हो बेटा को परेशान नहीं करना चाहिए। उसने स्वयं को संभाला, आंसू छुपाए और थकी कमर को सहलाकर बिस्तर पर लेट गई। पर आंखें ना सोई। हर बार मोबाइल के स्क्रीन पर आरव का नाम याद आ जाता और दिल फिर बेचैन हो उठता। और घर में वही चल रहा था, एक तरफ अकेला दर्द, दूसरी तरफ बेरहमी भरे तानों का सिलसिला। दादी की नम्रता अब किसी के काम ना आई, पर उसके दिल में एक उम्मीद अभी भी बची थी कि शायद कोई दिन आएगा जब कोई उसके आंसू पोंछेगा और आरव का प्यार हर गलत को सही कर देगा। दिन बीतते जा रहे थे। देखते देखते 7 साल गुजर गए थे। हर साल की छुट्टियां, हर त्योहार, सब में आरव के लिए कुछ न कुछ नया होता रहा। पढ़ाई, नौकरी, शहर की दौड़, पर गांव का वह छोटा सा घर और दादी का चेहरे का वही हल्का मुस्कान सा निशान उसकी यादों में जिंदा रहा। उसने सोचा था कि जल्दी वह वापस आएगा, पर जिंदगी की भाग दौड़ में वादे फीके पड़ते रहे। आज सारी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के साथ आखिरकार वह घर वापस लौट आया। जब वह स्टेशन से उतरकर गांव पहुंचा तो सब कुछ वैसे नहीं लगा जैसा उसने सोच रखा था। घर का रास्ता वही था, पर आंगन की हवा में कोई भारीपन था, मानो वक्त ने धीरे धीरे हर चीज़ का रंग ही बदल दिया हो। पगडंडी से होते हुए वह अंदर आया और उसकी माँ बाप, जिन्हें खुश होना चाहिए था, उन्हें देखते ही कुछ घबराए से मिले। उन्होंने हल्की सी नज़र से कहा, बेटा आप यहाँ? लेकिन आरव का पहला सवाल था कि उसकी दादी कहाँ है। दोनों घबरा गए। रीना ने जल्दी से कहा, अभी दादी सो रही है, कल मिल लेना बेटा। उन्हें देखकर आरव को कुछ अटपटा लगा, पर वे ही रोक रहे थे, इसीलिए वह कुछ क्षण रुका और फिर धीरे धीरे दादी के कमरे की ओर बढ़ा। दोनों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव उनके चेहरे से समझ गया था, इसीलिए उसने गुस्से से उन्हें धक्का देकर दरवाज़ा खोला। तो जो दृश्य सामने आया उसने जिंदगी भर के ख्वाबों को झकझोर दिया। उसकी दादी, जिसे वह अच्छा छोड़कर गया था, अब बिल्कुल अलग थी। पहले वाली गोरी, मुलायम, सिकने गई थी। अब उनकी त्वचा पतली हो चुकी थी, हड्डियां साफ झांक रही थी, गालों की चिचली चमक, आंखों की नरमी में थकान। वो खाट पर लेटी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। गलीचे पर बिछा हुआ पुराना रुमाल पीठ पर टिका हुआ था। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े सामने रखे थे, वे बासी सा दिखते थे। आरव के कदम रुक गए, दिल में जैसे कुछ टूट कर गिरा। उसकी आंखों के सामने दादी का चेहरा बोझिल यादों का घर बन गया। वही हाथ जिसने उसे बचपन में
कंधे पर उठाया था, वही हाथ जिसने उसके लिए रोटी पकाई थी, वह आज झुककर एक सूखी रोटी खाने को मजबूर थी। दादी की उंगलियां इतनी कमज़ोर कि रोटी पकड़े हुए कांप रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से दादी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में पहचान की एक हल्की चमक आई, पर उनकी आवाज़ फुसफुसाती हुई थी। आरव, तू आ गया बेटा। उस शब्द ने आरव के अंदर का सब कुछ खोल दिया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर आंखों से आंसू फूट पड़े। वह दादी के पास घुटनों के बल गया और उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वह सब समझ गया, क्योंकि दादी को बुखार था। उनके हाथ का गरम, ठंडा और पतला था, पर वही अपार स्नेह उसमें अभी भी जिंदा था। आरव ने आवाज़ टूट कर कहा, दादी, आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? आप सब सहती रहीं। आप इतने पतले क्यों हो गई हैं? आपको ऐसा कैसे खाने को दिया जाता है? दादी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर हो गई आने में। उसकी आवाज़ में गुस्सा, शर्म और अफसोस सब घुला हुआ था। आईना सा खामोश था कि कमरे के बाहर उसकी माँ बाप कुछ अनजान बहाने लगाते हुए नाराज थे कि आरव, तुम्हें क्यों दादी के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है? पर आरव सुनने को तैयार नहीं था। उसने उठकर दादी के सामने बैठते हुए देखा कि दादी के होठों पर एक तरह की बचकानी मुस्कान थी। शायद उसे अपने पोते का चेहरा देखने का संतोष था, और उसने धीरे धीरे कहा, मैं लौट आया दादी, अब आप मेरे साथ रहेंगी। पर दादी की आंखों में एक पुरानी याद उभर आई, पति की याद, जिनके साथ उसने जिंदगी बिताई थी। वह फुसफुसाई, तेरा दादा, वो कहते थे इंसान को दूसरों की सेवा करनी चाहिए, पर मैं सोचती हूँ मैंने उन्हें क्यों छोड़ा? काश वो मेरे साथ होते। उनकी आवाज़ में पछतावे के धीमे स्वर थे। आरव का गला भर आया। वह चीखा नहीं, पर उसके ठहरे शब्दों ने घर को हिला दिया। क्यों माँ पापा ने मुझे बताया ही नहीं कि आपकी ऐसी हालत है? क्यों आपने मुझे दूर भेजा? दादी, अगर मैं दूर ना जाता तो वैसा नहीं होता ना। वह एकदम से रो पड़ा। उसकी आंखों में आग थी, पर ज़्यादा मजबूत थी, पीड़ित होने से पीड़ा। दादी ने आड़े सी बातों में देखा और हल्की मुस्कान थी। बेटा, तुम आ गए हो, यही बड़ी बात है। अब घर में तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। पर आरव अब चुप न रहने वाला था। उसके अंदर एक ठान थी कि जिसने भी दादी को यह हाल दिया है वह जवाब देगा। वह उठ खड़ा हुआ, मजबूती से बोला, मैं यह देखकर चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं कभी नहीं सहने दूंगा कि दादी को भूखा रहना पड़े। जब आरव ने अपनी दादी का हाल देखा तो उसके अंदर जो दर्द उठा वह अब और सहन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले माँ पापा को अपनी दादी के कमरे में बुलाया। दोनों उनके सामने खड़े थे, आंखों में झिझक और चेहरे पर बचने की कोशिश की हुई शर्म। आरव ने सांस लिया और कड़क कर कहा, माँ पापा, ये सब क्या है? हमने आपसे कहा था कि दादी का ख्याल रखना। आपने ऐसा ख्याल रखा? उनका बुखार से तप रही है। आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? आप लोगों ने दादी को इस हाल में क्यों छोड़ा? क्या इस उम्र में किसी माँ को ऐसे जीने देना ठीक है? क्या आप लोग सच में इंसान कहलाने के लायक हो? मुझे आज शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? रीना का चेहरा सिकुड़ गया और सुमीत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर आरव रुकने न दिया। वह आंसुओं और गुस्से के साथ बोला, आपने कभी सोचा कि दादी क्या चाहती थी? किसने उन्हें रोना सिखाया? आपने उन्हें वह सब दिया।
जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद की नहीं की थी। ताने, तिरस्कार और भूखी पलकें। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रीना ने खुद को बचाते हुए कहा, बेटा, हमारे पास वजह थी, आर्थिक दिक्कतें थीं। आरव बीच में टुकड़ा करके बोला। उसका स्वर कांप रहा था, पर शब्द पक्के थे। बहाने नहीं माँ। आरव की आवाज़ में वो शक्ति थी जो उसने कभी अपनी माँ के सामने नहीं दिखाई थी। कोई बहाना उस दर्द को छोटा नहीं कर सकता जो आपने दादी के दिल पर किया है। 7 साल, पूरे 7 साल तक मैं इंतज़ार करता रहा। हर कॉल, हर आवाज़ में यह उम्मीद रखी कि शायद एक दिन आप लोग बदल जाएंगे, लेकिन आपने तो हद ही कर दी माँ। मैंने हर बात सह कर देखा, पर अब और नहीं। उसके शब्द कमरे की हवा को काट रहे थे। रीना के चेहरे पर पहले तो झटका, फिर तिलमिलाहट। वो गुस्से से कांपती हुई बोली, क्या मतलब है तेरा? तू मुझे सिखाएगा अब? मैं तेरी माँ हूँ आरव, जिसने तुझे पाला है, उसी पर इल्ज़ाम लगा रहा है तू। इस बुढ़िया को 7 साल से पाल रही हूँ, यह कम है क्या? वैसे भी मरी नहीं है जो तू आकर मुझे सुना रहा है। तू मेरा बेटा है या इसका? पता क्या खिलाकर इसने अपने बस में कर दिया है। आरव का चेहरा ठंडा था, पर आंखें लाल थी। हाँ माँ, सही कहा। मैं हूँ, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूँगा। उसने दादी को कांपता हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, दादी, अब आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको किसी के हवाले नहीं छोड़ूंगा, न अब न कभी। रीना का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। वो चीखते हुए आगे बढ़ी। क्या कर रहा है तू आरव? अभी तो आया है घर में और यहाँ से जाने की बात कर रहा है। तेरे दिमाग पर क्या भूत सवार है? तू इस बुढ़िया के लिए अपनी माँ को छोड़ देगा? आरव ने गहरी सांस ली। यह बुढ़िया नहीं, मेरी दादी है, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, और आपको भी सिखाया होगा कि माँ क्या होती है। लेकिन आपने सब भुला दिया। रीना अब जैसे पागल हो गई थी। उसकी आवाज़ और ऊंची हो गई। तू अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू समझा, यहीं रहेगा। और यह एक झूठी औरत है, यह झूठ बोलती है। उसकी बातों पर भरोसा मत कर, बस नाटक कर रही है। सारा घर हड़प ले, इसीलिए ड्रामे कर रही है। जा, तू 7 साल बाद आया है और मुझसे जुबान चला रहा है। आरव अब भी स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब दृढ़ता थी। माँ, अब हो गया आपका। अब आपके ताने नहीं सुनूंगा। दादी को आपने जितना रुलाया, अब उतना ही सुकून मैं दूंगा। आप चाहे चिल्लाए, रोए, मुझे दोष दें, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। रीना ने झटके से उसकी बाँह पकड़ने की कोशिश की। आरव, तुम जाओगे तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी मैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपका घर छोड़ना अब मायने नहीं रखता माँ, और आपको अगर दादी को दुख देकर मारना है तो मर जाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही यह सारी हरकत करके मेरे अंदर की इंसानियत को आज ख़त्म कर दिया है। इसीलिए अब रास्ते से हट जाइए। वैसे भी आपने ही प्लान बनाकर मुझे दादी से दूर किया था ना, तो अब दूर ही रहिए। इतना कहकर उसने दादी का सामान समेटा, उनका हाथ थामा और बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गया। रीना पीछे से चिल्ला रही थी, आरव रुको, मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रहे हो।
पर आरव ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। दादी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, बल्कि सालों बाद किसी ने उनके लिए खड़े होने का सुकून था। वही आरव ने दरवाजे पर रुकते हुए कहा, माँ, अगर आप मेरे पास आई और मुझे रोका तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। आपकी दादी के लिए बेइज्जत और दादी पर अत्याचार सबूत देने के लिए ये गांव वाले होंगे। इसीलिए आप मुझे शांति से जाने दीजिए, वरना खामोखा जेल जाना होगा। जिसे सुनकर रीना की आंखें फटी रह गई। सुमित भी डर गया। वही आरव अपनी दादी को लेकर वहां से चला गया। उसने मुंबई जाकर एक अपार्टमेंट लिया और अपनी दादी की पूरी देखभाल संभाल ली। उसने दादी के लिए अच्छा खाना बनवाया, डॉक्टर से इलाज करवाया, एक मेड काम के लिए लगा दी। साथ ही एक नर्स थी जो उसकी दादी का ख्याल रख रही थी। उनकी नर्सिंग और दवा समय का ध्यान रखा। वहीं उसने दादी की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया। गांव की हवाएं, दोपहर की चाय, पुरानी कहानियों का सुनना और साथ बैठकर भगवान का नाम लेना। दादी के चेहरे पर धीरे धीरे वह हल्की सी मुस्कान लौट आई, जो आरव के दिल को सुकून देती थी। आरव जब काम को जाता तो आरव दादी को एक वृद्धा आश्रम छोड़ जाता, क्योंकि उसने वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए जिससे वहाँ के लोग अच्छे से रह सके, खाना पीना खा सके, साथ ही दादी को अकेलापन ना लगे। दादी भी बहुत खुश होती। उसकी यह ख्याल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उसका पोता कितना समझदार था। समय आगे बढ़ता गया। सुमित रीना ने काफ़ी कोशिश की उससे मिलने की, लेकिन आरव ने खुद को बिल्कुल उनसे दूर कर लिया था। आरव ने किसी तरह दादियों की ज़रूरतें पूरी की और उन्हें सम्मान से रखा। हर दिन का हिसाब किताब उसकी जिम्मेदारी बन गया। सालों बाद फिर से उसके माँ और पापा आए। उनका चेहरा बदल चुका था, आंखों में पछतावा था। रीना झुककर बोली, आंसू भरे स्वर में, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हम समझ गए कि हमने गलत किया था। क्या आप हमें माफ़ कर दोगे? सुमित भी रोते हुए बोला, बेटा, मैं तुमसे और माँ से माफ़ी मांगता हूँ। उनकी आवाज़ में लज्जा और कतरन कतरन खेद था, पर आरव का दिल उस घड़ी में शांत और ठोस था। उसने उनका चेहरा देखते हुए कहा, माँ पापा, आपने जो सहा वो आपका किया हुआ कर्म था और वही सह रहे हैं। आपने दादी को भूखा तड़पाया, तमतमाया और अपमानित होने दिया। आपने सोचा नहीं कि एक माँ की भावनाएं क्या नहीं झेलती। आप चाहे जितनी माफ़ी मांगो, मेरे लिए वह भरोसा लौट कर नहीं आता। इसीलिए मुझसे उम्मीद मत करिए। मैं आपको अब माँ पापा नहीं बोलने वाला। इसीलिए लौट जाइए यहाँ से। रीना ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, बेटा, एक और मौका दे दो ना प्लीज़, हम बदल गए हैं। आरव ने ठंडेपन से जवाब दिया, माँ, मैं आपसे उम्मीद नहीं रखता। आप जिस तरह दादी के साथ रहें, उसका असर सिर्फ शब्दों से नहीं मिटेगा। मैं अब अपनी माँ बाप को नहीं भुलाऊंगा। मैं उन लोगों को नहीं चाहता जिन्हें देखने से दादी की आंखों में दादी का दर्द दिखाई दे। उनकी आवाज़ में कोई क्रूरता नहीं थी, पर दृढ़ता बिल्कुल थी। वह अपनी दादी को खुश रखना चाहता था। वह उन्हें माफ़ कर सकता था, लेकिन अपना नहीं सकता था।
उसके दिल में उन लोगों के लिए जो कभी उनकी दादी के लिए नरमी नहीं दिखा सके अब कोई जगह नहीं थी, न उनके जीवन में न उनकी खुशियों में। कुछ सालों बाद जब आरव ने अपनी शादी की, उसने अपनी दादी को सबसे आगे रखकर खुशियाँ बांटी, पर उसकी दादी के साथ जो सम्मान लौट आया उसने उनकी माँ पापा की उम्मीद को तोड़ दिया। उन्होंने कभी कभी दूर से देखा, शर्म के आंसू तो बहाए, पर आरव ने अपने घर में उन्हें कभी जगह नहीं दी। कहानी का यही आखिरी सच था। कुछ लोगों के लिए पछतावा बहुत देर से आता है और कुछ रिश्ते उस पछतावे से फिर नहीं बनते। आरव ने अपनी दादी को प्यार, सम्मान और न्याय दिया। उसने अपने माँ पापा को नहीं अपनाया, बल्कि अपना चेहरा दिखाने के लिए तरसा दिया था अपने माता पिता को। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी। 1 साल बाद आरव का बच्चा हुआ। उसने अपनी दादी को गोद में दिया तो वह बहुत खुश हुई। अब उन्हें मौत भी आ जाती तो उन्हें दुख नहीं होता। उसके माता पिता को तो यह तक नसीब नहीं हुआ। उनका एक ही बेटा था, लेकिन वह उनसे बिल्कुल दूर हो गया था। अक्सर दोनों की लड़ाई होती। सुमित रीना पर इल्ज़ाम लगाता, लेकिन गलत वह दोनों थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।